अफगानिस्तान की सरहद पर अमेरिकी फौज खड़ी है और वो किसी का इंतजार कर रही है। थोड़ी देर में टोनी नाम का एक शख्स आता है जो हथियार बनाने का माहिर है। वो फौज को एक ऐसी मिसाइल दिखाता है जो पूरे मुल्क को तबाह कर सकती है। टोनी वहाँ एक बड़ा सौदा करने आया है जिससे वो और भी अमीर बनने वाला है। सौदे के बाद टोनी वहाँ से निकलने लगता है। तभी कोई उसकी गाड़ी चुराने की कोशिश करता है। फौजी उसे बचाने दौड़ते हैं मगर दुश्मन उन सभी फौजियों को मार देते हैं। टोनी जान बचाने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता है, तभी उसके पास रखा बम अचानक फट जाता है और वो जख्मी हो जाता है। इससे एक दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है जब टोनी को सबसे बेहतरीन हथियार बनाने वाले का खिताब दिया जा रहा था। असल में ये कंपनी उसके बाप ने अपने दोस्त के साथ मिलकर शुरू की थी, मगर टोनी उस जगह मौजूद नहीं था। वो एक जुआ घर में था जहाँ उसका इनाम लेने वाला शख्स आकर उसे इनाम देता है। टोनी कहता है इसे रखने की जगह नहीं है। टोनी इनाम वहीं छोड़कर चला जाता है। एक पत्रकार उससे पूछती है कि क्या वो खुश है कि उसके हथियार इतने जानलेवा हैं। टोनी कहता है हाँ खुश हूँ, क्योंकि अगर हम हथियार नहीं बनाएंगे तो दुश्मन हमें मार डालेंगे। इसके बाद टोनी को बताया जाता है कि उसके लिए अफगानिस्तान जाने वाले जहाज में सीट बुक है और वो अपने निजी जहाज से वहाँ पहुँचता है। अब कहानी वापस मौजूदा वक्त में आती है। टोनी बेहोश है और उसके सीने से बैटरी जुड़ी हुई है। होश आने पर टोनी घबरा जाता है और पूछता है ये बैटरी क्यों लगाई है। पास खड़ा एक शख्स बताता है कि बम के टुकड़े तुम्हारे जिस्म में घुस गए हैं और वो दिल तक पहुंच सकते हैं। इन्हें रोकने के लिए चुंबक लगाना जरूरी था। इसके बाद पता चलता है कि एक आतंकी गुट ने टोनी को अगवा किया है। उनका सरदार आता है और कहता है मैं चाहता हूं तुम हमारे लिए वही मिसाइल बनाओ जो अमेरिकी फौज के पास है। टोनी साफ मना कर देता है। पास खड़ा एक और शख्स टोनी को समझाता है कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई तुम्हें ढूंढ नहीं सकता। वो शख्स भी एक हथियार बनाने वाला था जिसे आतंकियों ने वहाँ कैद किया था। दोनों मिलकर भागने का रास्ता सोचने लगे। हालांकि भागना नामुमकिन लग रहा था, मगर दोनों ने कोशिश करने की ठानी। उस शख्स ने कहा मुझे अपने घर वालों के पास वापस जाना है। टोनी ने कहा मेरा कोई घर वाला नहीं, बस एक ड्राइवर और एक सहायक है। दोनों ने सोचा कि एक ऐसा लोहे का सूट बनाया जाए जो गोलियों को रोक सके, ताकि बाहर निकलने पर अगर दुश्मन हमला करे तो वो बच सकें और भाग सकें। उस शख्स ने टोनी को बताया कि जो चुंबक तुम्हारे जिस्म में लगा है उसे बैटरी से चला सकते हैं, मगर उस सूट के लिए एक बहुत ताकतवर बैटरी चाहिए थी। दूसरी तरफ आतंकियों का सरदार समझ रहा था कि शायद वो उसके लिए मिसाइल बना रहे हैं, इसलिए वो सामान देता रहा, क्योंकि उसे सामान की असली जरूरत नहीं पता थी। जब सरदार को खबर मिली कि वो सूट बना रहे हैं तो वो गुस्से में आकर उस शख्स को जख्मी कर देता है। टोनी सूट पहनकर उसे चालू करता है और उसमें चुंबक की ताकत भरता है। फिर वो वहाँ मौजूद सभी आतंकियों को खत्म करने लगता है। सूट पहने हुए वो गुफा से बाहर निकलता है और सारे हथियार तबाह करके उड़ जाता है। वो एक रेगिस्तान में गिर पड़ता है जहाँ उसकी टीम उसे ढूंढ लेती है और उसे वापस घर लाती है। वहाँ उसके बाप का दोस्त भी मौजूद है जो उस हथियार कंपनी का हिस्सेदार था। टोनी कहता है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है। वो पत्रकारों के सामने आकर कहता है कि अफगानियों ने मुझे अगवा किया था और मेरे हथियारों से बहुत तबाही हो रही है, इसलिए अब मैं ये कंपनी बंद कर रहा हूँ और आगे से ऐसे हथियार नहीं बनाऊंगा। उसके बाप का दोस्त सबके सामने कहता है कि टोनी अभी ठीक नहीं है, वो ऐसे ही बड़बड़ा रहा है, ऐसा नहीं होगा। टोनी वहाँ से चला जाता है और उसका बाप का दोस्त उसके पीछे जाता है। पूछता है तुम वहाँ से कैसे निकले। टोनी उसे पूरी कहानी सुनाता है और लोहे के सूट के बारे में बताता है और पूछता है देखना चाहते हो। उसने हाँ कहा। टोनी ने कमीज हटाकर सूट का एक हिस्सा दिखाया। वो हैरान रह गया और कहा ये तो कमाल की चीज है, इसे और बेहतर बनाकर दुनिया के सामने लाओ, इससे हम बहुत कामयाब और अमीर बन सकते हैं। टोनी राजी नहीं हुआ और अपनी सहायक के पास गया। उसने उससे कहा कि उसने एक नया ऊर्जा यंत्र बनाया है, इसे पुराने वाले की जगह लगा दो। टोनी की सहायक ने पुराना यंत्र टेबल पर रख दिया। उस पर कुछ लिखा था जो देखकर टोनी खुश हो गया। दूसरी तरफ आतंकियों को रेगिस्तान में लोहे के सूट के टुकड़े मिलते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये क्या है। टोनी एक नया और ताकतवर सूट बना रहा है जिसमें ज्यादा शक्तिशाली रॉकेट लगाए गए हैं जो उसे उड़ने में मदद करेंगे। एक बार वो ज्यादा ऊंचाई पर जाता है तो ठंड की वजह से सूट जम जाता है और वो गिरने लगता है, मगर दोबारा कमांड देकर वो फिर से उड़ जाता है। घर आकर वो सूट में बदलाव करता है ताकि अगली बार ऊंचाई पर जमे नहीं। शाम को टोनी एक पार्टी में जाता है, उसकी सहायक भी वहाँ है। दोनों साथ वक्त बिताते हैं और नाचते हैं। तभी वही पत्रकार आती है जिसने पहले सवाल पूछे थे। वो बताती है कि अफगानिस्तान में अब उसी मिसाइल जैसी कई मिसाइलें बन रही हैं। टोनी को तुरंत शक होता है कि यह उसके बाप के दोस्त का काम है। वो सीधे उसके पास जाता है और पूछता है क्या तुमने ये मिसाइल वहाँ भेजी है। उसने हाँ कहा। टोनी गुस्से में कहता है क्या तुम्हें
पता है कि वहाँ आतंकी इन हथियारों से बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं और तुमने उन्हीं आतंकियों की मदद की। यह हमारी कंपनी का मकसद नहीं था। मगर वो नहीं माना और टोनी वापस घर आ गया। उसने खुद इस पर काम करने की ठानी। उसने सूट को और ताकतवर बनाया, जिसमें हर तरह की तकनीक लगाई गई। इसके बाद आयरन मैन सूट पहनकर सीधे अफगानिस्तान पहुंचा। वहाँ उसने सभी आतंकियों और उनके सरदार से लड़ाई की और उस जगह को तबाह कर दिया। वहाँ की फौज को बड़े धमाके की खबर मिलती है, मगर वो आयरन मैन को नहीं ढूंढ पाती। टोनी अपने दोस्त को फोन करता है और कहता है, मैंने ही ये सब किया है, इस मामले को संभाल लो। दोस्त ने कहा कि शायद बहुत सारे दुश्मनों ने मिलकर हमला किया होगा, यानी उसने टोनी को शक से बाहर रखा। टोनी के बाप के दोस्त को हैरानी होती है कि किसी ने इतना बड़ा हमला करके गायब कैसे हो गया। वो अफगानिस्तान जाता है और आतंकियों से मिलता है। आतंकी कहते हैं, हमें पता है कौन था, आयरन मैन ने हमला किया था और रेगिस्तान में उसके सूट के टुकड़े मिले हैं। आतंकी पैसे लेकर उस सूट का नक्शा देने को तैयार थे, मगर टोनी के बाप का दोस्त डरा धमका कर सूट वापस ले आया। टोनी को पता चला कि उसका पुराना सूट किसी ने चुरा लिया। वो अपनी सहायक से कहता है, मुझे उसे हर हाल में रोकना होगा। यह राज बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना वो मेरे नाम से और भी बड़ी तबाही मचा सकता है। टोनी की सहायक उस शख्स के दफ्तर जाकर उसके कंप्यूटर से सारी जानकारी चुरा लेती है। उसे पता चलता है कि इसी ने आतंकियों के साथ मिलकर टोनी को अगवा करवाया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टोनी का कंपनी में कोई हिस्सा हो। वो हैरान रह जाती है। जाते वक्त वो शख्स आ जाता है, मगर वो उसे बातों में उलझाकर निकल जाती है। वो शख्स समझ जाता है कि इसने कंप्यूटर हैक किया है। बाहर एक और इंसान आता है जो टोनी से मिलवाने की बात करता है। दूसरी तरफ टोनी के बाप का दोस्त घबरा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि टोनी अब सब कुछ जान चुका है। उसने कुछ वैज्ञानिकों को एक बड़ा ऊर्जा यंत्र बनाने का हुक्म दिया था। वो गुस्से में टोनी के घर आता है और उसके जिस्म से वो यंत्र निकाल लेता है, जो असल में उसके दिल की जगह काम कर रहा था। उसके बिना टोनी कमजोर पड़ने लगा और ज्यादा वक्त तक जीना मुश्किल था। तभी उसे याद आया कि सहायक ने उसे पुराना यंत्र दिया था। उसने वो जल्दी से लगाया और सूट पहन लिया। टोनी के बाप का दोस्त उस यंत्र को लेकर एक बड़ा लोहे का दानव बनाता है, जिसे उसने आयरन मोंगर नाम दिया। उसमें वो यंत्र लगाया जो टोनी के जिस्म से निकाला था और वो जागने पर कई गुना ताकतवर हो गया। इसी दौरान असली आयरन मैन भी वहाँ पहुँच जाता है और दोनों के बीच कड़ी लड़ाई होती है। वो लड़ते लड़ते सड़क पर आ जाते हैं। तभी टोनी को याद आता है कि यह सूट अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, यानी ऊंचाई पर जाने पर जम जाएगा। वो ऊंचाई पर उड़ने लगता है और आयरन मोंगर उसका पीछा करता है। ऊंचाई पर पहुंचते ही आयरन मोंगर का सूट जम जाता है और वो गिरने लगता है। नीचे आकर वो फिर चालू हो जाता है और आयरन मैन पर हमला करने लगता है। दोनों उसी जगह गिरते हैं जहां वो बड़ा ऊर्जा यंत्र बनाया जा रहा था। टोनी जल्दी से अपनी सहायक से कहता है कि उस यंत्र को चालू कर दो और मैं हट जाऊंगा। आयरन मोंगर को इसकी खबर नहीं होगी। सहायक ने वैसा ही किया। यंत्र से निकली शक्तिशाली लहरों ने आयरन मोंगर को घेर लिया और वो मारा गया। अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब टोनी से पूछते हैं कि क्या वो आयरन मैन है। एक शख्स आकर कहता है कि तुम्हें कहना चाहिए कि यह लड़ाई मेरे सुरक्षा गार्ड की निजी दुश्मनी की वजह से हुई और टोनी के बाप का दोस्त भी स्वाभाविक मौत मरा। मगर टोनी का दोस्त उससे कान में कहता है कि सच बोलो टोनी, और कहता है मैं ही आयरन मैन हूँ। और इसी जगह पहला हिस्सा खत्म होता है। अब दूसरे हिस्से की शुरुआत होती है। दूसरा हिस्सा वहीं से शुरू होता है जहाँ पहला खत्म हुआ था। टोनी ने माना कि वो आयरन मैन है। ये खबर किसी के टीवी पर चल रही है। जो देख रहा है उसका नाम इवान है। उसके बाप का अभी इंतकाल हुआ है। ये खबर देखकर इवान कहता है कि वो आयरन मैन से बदला लेगा। वो एक छोटा ऊर्जा यंत्र बनाता है जिसकी मदद से वो अपना खुद का सूट बनाने वाला है। कई दिनों बाद इवान का सूट तैयार होता है और वो उसे व्हिप्लैश का नाम देता है, जो किसी भी धातु को काट सकता था। 6 महीने बाद टोनी कुछ लोगों के सामने भाषण दे रहा है और उसने अपना सूट पहना हुआ है। वो कहता है कि उसके बाप का सपना था कि एक ऐसा शहर बनाया जाए जो सबसे आधुनिक हो, मगर वो पूरा न हो सका। अब मैं इसे पूरा करूंगा और यह सूट मेरी मदद करेगा। भाषण के बाद कुछ लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अदालत में तुम्हें बुलाया गया है। अदालत में जाकर टोनी को पता चलता है कि फौज उसका सूट लेना चाहती है। टोनी साफ इनकार कर देता है और कहता है यह मेरा है और सिर्फ मैं इसे चला सकता हूँ। वहाँ टोनी का दोस्त भी है जो कहता है कि यह सूट सच में खतरनाक है और फौज के पास होना चाहिए। एक हथियार विशेषज्ञ भी यही कहता है, मगर टोनी किसी की नहीं सुनता। वो कहता है मुझे पता है ये सब किसने कहवाया है। वो एक ऐसा शख्स है जो खुद ऐसा सूट नहीं बना पाया, इसलिए मेरा सूट लेना चाहता है। मैं तुम्हें सबूत दिखाता हूँ। और वो सबूत देता है। सब उससे सहमत हो जाते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। इसी बीच इवान ने अपना व्हिप्लैश सूट पूरी तरह तैयार कर लिया था। टोनी अपने सूट की जांच कर रहा था। उसमें एक रासायनिक तत्व था जो फायदेमंद होने के साथ ही जानलेवा भी था और वो उसके जिस्म में जहर घोल रहा था। इसी दौरान टोनी ने सोचा कि अगर मैं मर गया तो कंपनी का क्या होगा। वो अपनी सहायक को बुलाकर कहता है कि आज से तुम इस कंपनी की मालकिन हो, अपनी मर्जी से काम करो। फिर एक कार दौड़ का दृश्य दिखता है जिसमें टोनी भी हिस्सा ले रहा है। तभी व्हिप्लैश बनकर इवान वहाँ आता
है और उस पर हमला करता है। हमले में टोनी की गाड़ी 2 टुकड़ों में टूट जाती है। यह खबर टोनी की सहायक देखती है और कहती है हमें अभी मदद के लिए जाना होगा। वो वहाँ पहुँचती है और टोनी को उसका सूटकेस देती है जिसमें आयरन मैन का सूट था। टोनी सूट पहनता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। व्हिप्लैश हर हमले को रोक लेता था और यह सिलसिला बहुत देर तक चलता है। आखिरकार आयरन मैन पूरी ताकत से हमला करता है और व्हिप्लैश घुटनों पर आ जाता है और पकड़ा जाता है। थोड़ी देर बाद टोनी थाने जाकर इवान से पूछता है कि तुमने मुझ पर हमला क्यों किया। वो चुप रहता है। टोनी कहता है कि तुम्हारी तकनीक वाकई कमाल की थी, तुम फौज को बेचकर अमीर बन सकते थे। ये कहकर वो चला जाता है। फिर एक ऐसा शख्स आता है जो इवान जैसा दिखता था, यहाँ तक कि उसकी पोशाक भी वैसी ही थी। उसे जेल में बंद किया गया ताकि सबको लगे कि इवान को फांसी दे दी गई और असली इवान को एक बड़े अपराधी ने छुड़ा लिया। सबको लगा कि इवान मर गया। वो अपराधी एक बड़ी कंपनी का मालिक था और टोनी का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो चाहता था कि वो भी आयरन मैन जैसे कई सूट बनाए और पूरी फौज खड़ी करे। उसने इवान को इसी काम के लिए जेल से छुड़ाया था। दूसरी तरफ टोनी के सूट का रासायनिक तत्व उसे तकलीफ दे रहा था और उसका जिस्म में जहर बढ़ रहा था। इसे अनदेखा करते हुए टोनी अपना जन्मदिन मनाता है। वो नाचता है। तभी उसका दोस्त आकर कहता है कि अगले दिन फौज तुम्हें या तुम्हारा सूट लेने आएगी। दोस्त परेशान होकर टोनी का पुराना सूट पहन लेता है और दोनों में भिड़ंत हो जाती है। दोनों सूट पहने आपस में लड़ते हैं और दोनों अपने हाथों से लेजर छोड़ते हैं। दोनों की किरणें आपस में टकराती हैं और एक बड़ा धमाका होता है। दोस्त पुराना सूट लेकर चला जाता है मगर टोनी वहीं रह जाता है। फिर एक आंख वाला शख्स टोनी के पास आता है और कहता है तुम्हारे बाप के बहुत सपने थे और तुम क्या कर रहे हो। टोनी कहता है तुम कौन हो, मुझे क्या कहने आए हो। उसने कहा मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। वो लड़की जो तुम्हारी कंपनी में आई थी वो मेरी जासूस थी और मुझे तुम्हारी सारी खबरें देती थी। फिर वो कहता है मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस यही चाहता हूँ कि तुम एक ऐसा सूट बनाओ जो पूरी दुनिया के काम आए और तुम्हारे बाप का सामान तुम्हारे पास है, उसे ले लो। टोनी सारा सामान लेकर खोजबीन करता है और उसे अपने बाप के शहर के सपने का पूरा खाका मिलता है। उसमें एक खास धातु का नक्शा छुपा था जिसे पहचान कर टोनी एक नया और बेहतर ऊर्जा यंत्र बनाता है। उससे वो एक नया सूट बनाता है जिसे वो मार्क 6 नाम देता है। इसी दौरान इवान का फोन आता है जो कहता है मैंने अपने दुश्मन के साथ मिलकर एक ताकतवर सूट बनाया है, देखते हैं कौन जीतता है। और वो खुलासा कर देता है कि उन्होंने वो सूट किस तरह बनाया जो टोनी के दोस्त ने लेकर फौज को दिया था। उसमें दुश्मन और इवान ने बड़े बदलाव किए थे जो कई लड़ाइयां लड़ सकता था। दूसरी तरफ टोनी का दुश्मन यानी उस कंपनी का मालिक भाषण दे रहा है और कह रहा है कि मैंने लोहे के फौजी बनाए हैं, यह आयरन मैन का दौर है। मगर टोनी जानता था कि इवान किसी का भी सगा नहीं है। वो उस कंपनी मालिक के पास जाता है और कहता है इवान तुम्हें धोखा देगा, वो तुम्हारी सारी फौज अपने काबू में कर लेगा। और वैसा ही हुआ। इवान ने सभी सूटों पर कब्जा कर लिया और नए बनाए लोहे के फौजी भी बेकाबू हो गए। टोनी कहता है तुमसे पहले ही कहा था, अब जाकर अपनी फौज पर काबू करो। मगर बहुत देर हो चुकी थी। जासूस वहां पहुंचती है जहां इवान सब कुछ काबू कर रहा था। फिर आयरन मैन वहां आता है और सभी लोहे के फौजियों को खत्म करता है। तभी व्हिप्लैश और ज्यादा ताकतवर होकर सामने आता है। आयरन मैन उस पर हमला करता है मगर वो बेअसर था। व्हिप्लैश और मजबूत हो गया था। फिर टोनी को याद आया कि जब 2 लेजर आपस में टकराई थीं तो बड़ा धमाका हुआ था। वो अपने दोस्त से कहता है चलो फिर से वैसा करते हैं। दोनों ने वैसा ही किया और एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें व्हिप्लैश वहीं खत्म हो गया। इसके बाद वहीं एक आंख वाला शख्स टोनी के पास आता है और कहता है एक अच्छी खबर है तुम्हारा, आयरन मैन सूट अवेंजर्स ने मंजूर कर लिया है, मगर माफ करना तुम्हें उस टीम में नहीं लिया गया, तुम्हें पर्दे के पीछे काम करना होगा। टोनी कहता है कोई बात नहीं, मैं मान जाता हूँ, मगर इस काम का इनाम चाहिए। फिर देखा जाता है कि अदालत के लोग टोनी और उसके दोस्त को इनाम देते हैं और कहते हैं तुमने पूरी दुनिया को बचाया। और इसी जगह दूसरा हिस्सा खत्म होता है। अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं। फिल्म एक पुराने वक्त से शुरू होती है जहां एक महिला टोनी को बताती है कि उसने एक ऐसा वायरस बनाया है जिसमें कई ताकतें हैं, यहाँ तक कि जो लोग अपंग हैं वो भी ठीक हो सकते हैं। फिर एक वैज्ञानिक चश्मा पहने वहां आता है और टोनी को कहता है हमारी कंपनी एक बड़ा काम करने वाली है, उसमें बहुत आधुनिक तकनीक इस्तेमाल होगी, तुम हमसे जुड़ जाओ। वो टोनी से बहुत प्रभावित था मगर टोनी ने मना कर दिया। यह दिखाया जाता है कि टोनी एक मानसिक परेशानी में फंसा हुआ था। उस वक्त के हमलों की वजह से जब पूरे शहर पर आयरन मैन फौजियों ने हमला किया था और टोनी उन्हें बचा नहीं पाया था, वो बार बार उसी बात को सोचता था और बीमार पड़ जाता था। उसके दोस्त ने उसे हौसला दिया। आयरन मैन ने सोचा कि अगर दोबारा
दोबारा हमला हो तो वो क्या करेगा। इसीलिए उसने लोहे के सूटों की एक पूरी टुकड़ी बनाई और उसे आयरन लीजन नाम दिया। देश में फिर से हमले होने लगे जिनके पीछे मंडारिन था। आयरन मैन का अंगरक्षक भी उन्हीं हमलों में बुरी तरह जख्मी हो जाता है। टोनी उसे बहुत चाहता था, इसीलिए वो आपा खो बैठता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि अगर ये हमले बंद नहीं हुए तो मंडारिन को मजा चखाऊंगा। मंडारिन को यह नागवार लगता है और वो टोनी के घर को निशाना बना लेता है। पूरा घर तबाह हो जाता है। वहाँ वो महिला भी थी जिसने वायरस बनाया था। आयरन मैन सूट पहनकर उस महिला को बचाकर निकलता है, मगर सूट में खराबी आ जाती है। वो जहाँ जाना चाहता था वहाँ नहीं पहुँच पाता और बर्फबारी वाली एक जगह गिर पड़ता है, मगर सूट में थोड़ी ऊर्जा बची थी जो उसे वापस ले जा सकती थी। दूसरी तरफ लोग सोचने लगते हैं कि घर पर हमले में टोनी मारा गया है, क्योंकि वो उस गांव में एक बच्चे को देखता है और उससे काफी बातें करता है। टोनी को पता चलता है कि उस गांव को भी उसी तरह तबाह किया गया था जैसे उसका घर किया गया था। उसे यकीन हो जाता है कि इसके पीछे मंडारिन है। टोनी जांच शुरू करता है और पता चलता है कि इन धमाकों में हथियार नहीं बल्कि लोहे के सूट पहने ताकतवर इंसान इस्तेमाल हुए। वो मंडारिन का ठिकाना जानने की कोशिश करता है, मगर कुछ पता नहीं चलता। तभी वो बच्चा अनजाने में उसे मंडारिन की जगह दिखा देता है। टोनी ने गांव में कुछ हथियार भी बना लिए थे। वहां पहुंचकर पता चलता है कि मंडारिन वहां था ही नहीं, बस ऐसा दिखाया जाता था। एक शख्स वीडियो बनाकर अपलोड करता था जिसमें ऐसा लगता था कि मंडारिन वहां मौजूद है। यहाँ वही वैज्ञानिक मिलता है जो चश्मा पहने टोनी के पास पहले आया था। वो बताता है कि उसने उस वायरस को खुद पर इस्तेमाल करके खुद को ठीक किया और अब वो पहले से बहुत ताकतवर है, और बताता है कि उसने टोनी की सहायक को अगवा किया है। उसकी तस्वीर दिखाता है और कहता है वो उसकी कैद में है। जिसने वायरस खोजा था वो कई सालों से उसी वैज्ञानिक के लिए काम कर रही थी। जब वैज्ञानिक को पता चला कि वो टोनी से मिलने गई थी तो उसने उसे मार डाला। टोनी को पता चलता है कि वो वैज्ञानिक बहुत आधुनिक तकनीक इस्तेमाल करता था, इसीलिए उसे कोई ढूंढ नहीं पाता था। वहाँ वॉर मशीन भी थी जो टोनी के दोस्त द्वारा चलाई जाती थी। वो वही पुराना सूट था जो उसके दोस्त ने ले गया था कि यह वही सूट है। वो उसे लेकर वहाँ से भागा क्योंकि उसे मंडारिन का ठिकाना ढूंढना था। इसी दौरान टोनी को पता चलता है कि वैज्ञानिक उस सूट को पाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को मारना चाहता है। इसे किसी भी हाल में रोकना था। राष्ट्रपति एक देश से दूसरे देश जाने की तैयारी में था। वैज्ञानिक उसे अगवा करके अपनी गुप्त जगह ले जाता है जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, मगर टोनी वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ जाकर वो दूसरे यात्रियों को बचाता है, मगर जब राष्ट्रपति को बचाने की बारी आती है तो वैज्ञानिक उन्हें लेकर भाग जाता है। मगर उस वैज्ञानिक की गुप्त जगह का पता चल जाता है जो एक समुद्री किनारे के पास थी। वो राष्ट्रपति को इसलिए लाया था क्योंकि वो उनकी मौत को लाइव दिखाना चाहता था ताकि सब में दहशत फैले। अब टोनी और उसका दोस्त उस गुप्त जगह पहुंचते हैं। टोनी कहता है मैं अपनी सहायक को बचाऊंगा और तुम राष्ट्रपति को बचाओ। आयरन मैन वैज्ञानिक से पहले पहुंच जाता है। दोनों सूट पहने हुए हैं और जबरदस्त लड़ाई होती है। दूसरी तरफ दोस्त राष्ट्रपति को बचाकर सूट में बंद करके कहता है अभी यहाँ से निकलो। आयरन मैन अपनी सहायक को बचाता है मगर वो गिर जाती है। वहाँ आग की लपटें हैं और टोनी डर जाता है कि वो जल जाएगी, मगर उस वैज्ञानिक ने पहले ही उसके जिस्म में एक्सट्रीमिस्ट वायरस लगाया था, इसलिए वो आग से नहीं जली। अब आयरन मैन उस वैज्ञानिक के पास जाता है और दोनों की बड़ी लड़ाई होती है। टोनी देखता है कि ना उसकी फौज काम आ रही है ना उसके हमले। वो एक तरकीब सोचता है। वो अपना सूट उतारकर वैज्ञानिक के ऊपर चढ़ा देता है और उस सूट की खासियत थी कि वो खुद को उड़ा सकता था। टोनी ने वैसा ही किया और सूट फट गया, मगर वैज्ञानिक ने पहले ही वायरस अपने जिस्म में लगाया था, इसलिए वो बच गया, जल गया, मगर अभी भी ताकतवर था। तभी सहायक वहाँ आकर उसे जोरदार तरीके से खत्म कर देती है। आखिरकार वैज्ञानिक मारा जाता है। सहायक टोनी के पास आती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। टोनी अपने बाकी लोहे के फौजियों को हुक्म देता है कि खुद को उड़ा दो। आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी जैसे धमाके होते हैं। फिर यह भी दिखाया जाता है कि पुलिस ने नकली मंडारिन और उपराष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। आयरन मैन की शोहरत पूरी दुनिया में फैल गई। फिर बड़े डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं। उसके जिस्म से सारे धातु के टुकड़े निकाल दिए जाते हैं। ये सबसे अच्छी बात थी क्योंकि अब उसे ना ऊर्जा यंत्र की जरूरत थी, ना रासायनिक तत्व की और ना ही सूट की जरूरत थी। वो उस यंत्र को समुद्र में फेंक देता है और उसकी सहायक जो कंपनी की मालकिन बन चुकी थी वो भी ठीक हो जाती है। और यहाँ फिल्म एक खुशनुमा अंजाम के साथ खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको तीनों हिस्से पसंद आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।